नमस्कार, जोहार। स्वागत है आप सभी का संकल्प से सिद्धि कार्यक्रम में। दोस्तों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपकी मुलाकात ऐसी पर्सनालिटीज से करवाते हैं जिन्होंने अपने जीवन में एक संकल्प लिया था। उस संकल्प को पूरा करने के लिए उनके अंदर एक जुनून आया और उन्होंने उस कार्य को सिद्ध किया। दोस्तों, अक्सर हम देखते हैं कि चाहे खाना हो या फिर किराने का सामान हो, आजकल हर कुछ हम डिजिटल सर्विसेज के माध्यम से अपने पास मंगा लेते हैं। हेल्थ केयर सर्विसेज हो या अन्य कोई सर्विस हो, सारी सर्विसेज हम डिजिटल माध्यम से अवेलेबल करा लेते हैं। लेकिन इन सभी चीज़ों से परे जब बात आती है इमोशनल वेलबींग की, तो इमोशनल वेलबींग के लिए हमें फिजिकल प्रेजेंस या फिजिकल एक एटमॉस्फेयर चाहिए होता है अपने आप को ठीक करने के लिए। ऐसे में अगर जहाँ सब कुछ डिजिटलाइज हो चुका है, अगर हमें ये पता चले कि हमारे लिए, हमारे मेंटल एंड इमोशनल वेलबींग के लिए कुछ ऐसी सर्विसेज हैं, एक डिजिटल फ्रेंड है जिसके माध्यम से हम अपना इमोशनल और मेंटल वेलबींग इंश्योर कर सकते हैं, तो ये हमारे लिए बड़ी ही सुलभ बात होगी। तो देर नहीं करते हुए हम आपको मिलवाना चाहेंगे यू इवॉल्व के फाउंडर शुभनित केसरी जी से और जानेंगे इनसे यू इवॉल्व के डिजिटल फ्रेंड के बारे में। तो शुभनित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार शुभनित जी, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि यू इवॉल्व क्या है, इसका क्या कंसेप्ट है। यू इवॉल्व के अंदर हमने डिजिटल फ्रेंड नाम की एक चीज़ सुनी है। क्या है ये डिजिटल फ्रेंड और कैसे ये ह्यूमन बींग्स को रिप्लेस कर रहा है? जी, तो यू इवॉल्व एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसे हम डिजिटल फ्रेंड ऑफ यूज़र्स की तरह प्रेजेंट करते हैं। जब आज के समय में हर कुछ डिजिटल हो चुका है, हमने सोचा कि लोग कनेक्ट एक दूसरे के डिजिटल दुनिया में भी एक दूसरे से दूर हो रहे हैं, तो हमने एक ऐसा दोस्त बनाया जो कि हर इंसान के पास 24/7 अवेलेबल है, उनके मोबाइल्स के थ्रू, अलग अलग टेक्नोलॉजीज़ के थ्रू, जो कि एक दोस्त की तरह उनके साथ रहता है, उनकी सुरक्षा करता है, उन्हें साथ लेकर चलता है, उन्हें आगे बढ़ने में प्रेरित करता है, साथ ही उन्हें हर संभव प्रोत्साहन देता है और उन्हें एक ऐसा प्लेटफॉर्म देता है जहाँ पे वो आगे अपने स्किल्स को, टैलेंट को लेके चलते हैं, अपने मेंटल हेल्थ को सपोर्ट करते हैं और अपने वेलबींग को सपोर्ट करते हैं। शुभनित जी, अक्सर हमारे साथ ऐसा होता है कि जब भी हम लो फील कर रहे होते हैं या डीमोटिवेटेड फील कर रहे होते हैं, तो अगर हम अपने किसी खास मित्र से बात कर ले जो हमारे करीब है, तो हम बहुत ज़्यादा अपलिफ्ट हो जाते हैं, हमारे अंदर एक नई ऊर्जा आ जाती है। तो इस ह्यूमन ऊर्जा को रिप्लेस कर एक डिजिटल फ्रेंड के रूप में लाना, ये कैसे संभव हो पा रहा है? जी, पहले हमने भी सोचा कि डिजिटली किसी चीज़ को लाना, रिप्लेस करना, एक ह्यूमन इमोशन को रिप्लेस करना, ये संभव जल्दी नहीं है। लेकिन अभी के टेक्नोलॉजी में कुछ एआई के इस्तेमाल के साथ, और हमने क्या किया, हमारा प्लेटफॉर्म एक जरिया है जहाँ पे एक इंसान दूसरे इंसान से इमोशनली कनेक्ट होता है। क्या होता है कि जब हम सामने वाले से बात करते हैं, अगर वो डिजिटल प्लेटफॉर्म नहीं है, तो हमारे मन में एक झिझक होती है। हमने ये लगता है कि सामने वाला मुझे जज कर सकता है अपने इमोशंस को कन्वे करने में। तो इसलिए हमने इन सभी चीज़ों को ऊपर हट के एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया जो यू इवॉल्व है, जहाँ एक इंसान दूसरे इंसान से कनेक्ट हो सकता है, उस झिझक को हटाकर, और अपनी बातों को सामने रख सकता है, अपने जिस भी मुसीबत से वो गुजर रहा है, अपने इमोशनल हेल्थ को सामने रख सकता है, डिस्कस कर सकता है, खुल के बातें कर सकता है और अपने आप को एक बेहतर इंसान बना सकता है। तो क्या इस डिजिटल फ्रेंड के अंदर इमोशंस होते हैं? इमोशंस किसी भी डिजिटली अभी लाना उतना संभव नहीं है। इसलिए हमने क्या किया कि हमारी टीम है जिसमें काउंसलर्स हैं, जिसमें कंटेंट क्रिएटर्स हैं, साथ ही साथ एक ऐसा प्लेटफॉर्म हम हमारे सर्विस में एक ऐसा सर्विस हमने डाला है, जैसे आप व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाते हैं, तो सेम वे आप हमारे प्लेटफॉर्म पे ग्रुप बना सकते हैं। अब आप यहाँ पे दूसरों से बातें कर सकते हैं, लेकिन अपनी आइडेंटिटी को बिना रिवील किए। इससे क्या होता है कि आप एक ह्यूमन से दूसरे ह्यूमन को कनेक्ट कर रहे हैं, लेकिन बीच में वो जो जजमेंट का डर होता है, हम उसे पूरी तरीके से निष्कासित कर रहे हैं। तो क्या यहाँ पे ह्यूमन बीइंग्स रहते हैं या डिजिटल फॉर्मेट्स रहते हैं? दोनों रहते हैं। मैक्सिमम हमने किस प्रकार से? जी, सबसे पहले तो जब आप बातें करते हो दूसरे से, तो वो एक ह्यूमन ही होता है, वो सामने वाला एक ह्यूमन होता है, लेकिन वो आपको जज नहीं कर रहा होता है, क्योंकि उसे आपकी आइडेंटिटी नहीं पता, आपको उसकी आइडेंटिटी नहीं पता। तो दोनों जब आइडेंटिटी रिवील नहीं होते हैं, तो दोनों एक दूसरे से इमोशन को खुल के बात कर सकते हैं। तो जहां तक हम बात करें डिजिटल फ्रेंड की, डिजिटल फ्रेंड का क्या कंसेप्ट है, क्या क्या प्रोडक्ट्स या क्या क्या चीजें हैं जो इस डिजिटल फ्रेंड के अंदर इंक्लूड हो रही हैं? जैसे कि एक दोस्त आपको सुरक्षा देता है, वैसे ही हमारे प्लेटफॉर्म में हमारा जो डिजिटल फ्रेंड है यू इवॉल्व, ये आपको सुरक्षित रखता है। इसमें आप अपने रियल टाइम लोकेशन को भेज सकते हैं अपने इमरजेंसी कॉन्टैक्ट में को, अगर आप किसी मुसीबत में फंसे हैं।
हमारे सिस्टम में एक अर्ली बिहेवियर पैटर्न रिकॉग्निशन सिस्टम है। इसके थ्रू क्या होता है, अगर यूज़र किसी तरीके के निगेटिव टेंडेंसीज में जा रहा है तो हमारा सिस्टम उसे अर्ली डिटेक्ट करता है और बताता है टू द गार्जियंस, इंस्टीट्यूशन या फिर यूज़र को ही, जिसे भी उसे लगता है कि बताना चाहिए, विथ स्टेप्स कि आप उसे टैकल कैसे कर सकते हैं। किसी होने वाली बड़ी दुर्घटना को होने से पहले हम रोकने की कोशिश करते हैं। जैसे डिप्रेशन में जा रहा है अगर यूज़र, एंग्जाइटी में जा रहा है यूज़र, तो उस बिहेवियर पैटर्न को डिकोड करता है हमारा सिस्टम और पहले बताता है कि आप इस चीज़ को इस तरीके से बेहतर कर सकते हैं। क्या कोई ट्रैकिंग सिस्टम भी है देखने के लिए कि उसने बता दिया और अगले ने कर लिया? हम अलग अलग ग्राफ्स के थ्रू और इंफॉर्मेटिव्स के थ्रू हम हमेशा इंसाइट्स प्रोवाइड करते हैं। हमारे प्लेटफॉर्म पे आप अपना सिर्फ नहीं मेंटल हेल्थ ही नहीं, आप स्लीप पैटर्न, BMIs, फिजिकल हेल्थ, सभी तरह के ग्राफ्स को और सभी तरह के अपने हेल्थ को बेसिकली आप ट्रैक कर सकते हैं रेगुलरली। आप उसे सेल्फ एनालाइज कर सकते हैं। हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के थ्रू कुछ क्वेश्चनर्स प्रिपेयर किए हैं जो 2 से 3 मिनट लेते हैं। अभी क्या है कि मेंटल हेल्थ एक स्टिग्मा है, मेंटल हेल्थ के बारे में लोग बाहर बात करना नहीं चाहते उतना, तो हमारे प्लेटफॉर्म पे आप लोग हमें सोचेंगे कि क्या है हम, मैं क्या कर रहा हूँ, ये कौन से डॉक्टर के पास आप जा रहे हो। तो क्या है कि इस स्टिग्मा को तोड़ने के लिए हमने क्या किया कि छोटे छोटे सेल्फ हेल्प किट्स बनाए, सेल्फ एनालिसिस टूल्स बनाए। इन सेल्फ एनालिसिस टूल्स के थ्रू 2 से 3 मिनट का टाइम आपको लगता है और आप एक रिपोर्ट जनरेट करते हो। कुछ क्वेश्चंस हैं, उन्हें आप आंसर देने के बाद एक रिपोर्ट जनरेट होती है। ये रिपोर्ट आपको ये बताती है कि आपकी मेंटल हेल्थ स्टेटस अभी क्या है। अगर सही है तो इसे मेंटेन कैसे रख सकते हैं, अगर सही नहीं है तो इसे कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। अगर बहुत डिटोरिएटिंग है तो तुरंत हमारी टीम विद इन एन आवर आपसे कनेक्ट करती है और जहाँ तक हर संभव मदद हो वो हमें वहाँ तक पहुँचाती है। काउंसलिंग की जरूरत है, हमें काउंसलर भी प्रोवाइड करती है। काउंसलर्स आपकी टीम में आपने रख रखे हैं, तो इसका चयन आपने कैसे किया और क्या पैमाने आपके होते हैं इन काउंसलर्स को रखने के लिए? जी, तो एक वास्ट इंटरव्यू राउंड हुआ था जिसमें 2-3 राउंड हमने लिया था। एक होता है टेक्निकल राउंड हमने लिया, एक बेसिक इन्फॉर्मेशन राउंड लिया, फिर एक होता है इमोशंस को हमने देखा कि आप कितना कन्वे कर सकते हो इमोशंस को, कितना इमोशंस को जान सकते हो। तो ये आपने खुद ने देखा या नहीं, फिर एक पूरी टीम है, एक टीम ऑफ काउंसलर थी, कुछ लोगों ने सहयोग की, हमारी टीम ने सहयोग किया। टेक्निकल राउंड्स के लिए वी हैव टेक्निकल एक्सपर्ट्स हमारे थे, इमोशनल राउंड के लिए हमारा एक पैनल था बेसिकली। तो हमने सभी मिलके हमने उस राउंड को कंप्लीट किया। हमारे प्लेटफॉर्म पे अभी अराउंड 30 से ज़्यादा काउंसलर्स हैं। इनमें कुछ काउंसलर RCI लाइसेंस्ड काउंसलर हैं जो कि लाइसेंस्ड हैं और वो पूरी तरीके से RCI लाइसेंस्ड काउंसलर्स ये क्या होते हैं? RCI लाइसेंस्ड काउंसलर वो होते हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा मान्यता प्राप्त काउंसलर है और वो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट कहलाते हैं। अगर आपके पास RCI लाइसेंस नहीं है तो आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट नहीं कहलाएंगे, आप सिर्फ साइकोलॉजिस्ट या फिर काउंसलर कहलाते हैं। ये बाकी उसके बाद हमारे पास कुछ साइकोलॉजिस्ट भी हैं जो कि RCI लाइसेंस नहीं है। हम हर फोटे में ये हम कैटर कर रहे हैं। जैसे कि हमारे पास सब्सटेंस यूज़ के काउंसलर्स हैं जो कि आज के समय में सब्सटेंस अब्यूज़ के काउंसलर हैं जो कि रिहेबिलिटेशन सेंटर्स में भी काम कर चुके हैं। उसके साथ साथ हमारे पास फैमिली थेरेपी के लिए काउंसलर्स हैं, हमारे पास इमोशनल मैनेजमेंट के लिए काउंसलर्स हैं, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, या हर चीज़ों के लिए हमने काउंसलर रखे हैं, अलग अलग फोटे से चुन के रखे हैं ताकि यूज़र को किसी भी तरीके की दिक्कत हो तो हम उन्हें वो सर्विस प्रोवाइड कर सकें। शुभनीत जी, एक बात बताइए कि इससे पहले आप क्या कर रहे थे, लाइक एजुकेशन में आप क्या कर रहे थे और एजुकेशन करते समय आपके क्या प्लान्स थे आगे जाकर करने के लिए? जी, तो मैंने अपनी 10th कार्मेल स्कूल मधुपुर से हासिल की है। उसके बाद मैंने 11th-12th यहाँ जेवियर्स कॉलेज रांची से ही प्राप्त किया। फिर मैं ग्रेजुएशन के लिए BHU गया, वहाँ पे मेरी किस स्ट्रीम में? जी, साइकोलॉजी, BA तो क्या ऐसा मन में आया कि साइकोलॉजी आपने चुना ग्रेजुएशन के लिए? जी, ये ना थोड़ा डेस्टिनी का मेरे लाइफ में थोड़ा प्ले ज़्यादा रहा है। तो क्या है कि मुझे ज्योग्राफी चाहिए था, लेकिन BHU में जाने के बाद मुझे यहाँ ये पता चला कि रैंक के हिसाब से सब्जेक्ट्स मिलते हैं। तो मेरा पहला प्रेफरेंस तो ज्योग्राफी था, लेकिन ज्योग्राफी सिंस नहीं मिल पाया, ऊपर वाले की कुछ और ही प्लान्स थे मेरे लिए, तो सेकंड मेरा प्रेफरेंस साइकोलॉजी था और साइकोलॉजी मुझे मिला। साइकोलॉजी मुझे शुरू से इंटरेस्टिंग लगा है क्योंकि वो डील करता है एक ह्यूमन माइंड के कंसेप्ट पे। ह्यूमन माइंड एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है। हमारे शरीर में हमारा दिमाग अगर जो है हमारे पूरे शरीर को मेंटेन लेके चलता है। हम क्या करना है, हमें क्या करना नहीं है, सब चीज़ ऑर्डर्स जो आते हैं, सभी कनेक्ट जो होते हैं वो हमारे दिमाग के थ्रू होते हैं।
तो एक मुझे हमेशा से फैसिनेटिंग लगा है ह्यूमन माइंड को पढ़ना, ह्यूमन माइंड के कंसेप्ट्स को जानना, इसलिए मुझे साइकोलॉजी फैसिनेटिंग लगता था और मेरा सेकंड प्रेफरेंस आफ्टर ज्योग्राफी साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी करते के दौरान आपको क्या ऐसा मन में आया कि इसके बाद आगे का करियर मैंने कैसे चूज करना है, जी, क्या तो करना है? शुरू से मेरे मन का एक एम था कि मुझे सिविल सर्विसेज करनी है। तो मैंने आप साइकोलॉजी करते वक्त उसकी प्रिपरेशन भी कर रहे जी, थे? मैं सिविल सर्विस की प्रिपरेशन कर रहा था। मैंने 3 अटेम्प्ट्स दिए, विथ नहीं हो पाया। मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में दिया, मेरा पास नहीं हुआ। मैंने तीनों अटेम्प्ट्स में मैंने पास नहीं हो पाया मैं। तो एक सिचुएशन ऐसा आया ना, एक टाइम ऐसा आया कि मुझे ही लगने लगा कि मुझे क्या करना है। मुझे किसी से बात करना था, लेकिन मुझे पता नहीं चल रहा था कहाँ बात करूँ, किससे बात करूँ। मैं खुद डिप्रेस्ड फील कर रहा था। मैं खुद समझ नहीं आ रहा था कि मुझे आगे लाइफ में क्या करना है। कैरियर काउंसलिंग की ज़रूरत थी मुझे एक ऐसा लग रहा था कि कोई गाइडेंस होता, कोई गाइडिंग लाइट होती जो मुझे गाइड करता। तभी एक आइडिया मेरे दिमाग में आया कि कुछ मैं डिजिटली कुछ ले सकता हूँ, कोई प्लेटफॉर्म को यूज़ कर सकता हूँ। जब मैंने एक्सप्लोर किया तो मैंने ये पाया कि कोई एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म नहीं है जो कि सिर्फ स्टूडेंट सेंट्रिक है और जो कि आपको मेंटल हेल्थ और बाकी सभी चीज़ों पे सपोर्ट कर सके। मैंने सोचा कि अगर ये इतना, तब आपको ये गैप रियलाइज हुआ? जी, मैंने ये तब गैप रियलाइज़ किया और मैंने सोचा कि इस चीज़ को हम यहाँ पे काम कर सकते हैं। और फिर मैंने इस बात को, अपने आइडिया को अपने कुछ दोस्तों के सामने रखा, क्योंकि जब मैंने सोचा कि अगर इस आइडिया को लेकर चलना है तो इसमें टेक इन्वॉल्व होना चाहिए। और मैंने जैसा आपको बताया, टेक मेरा बैकग्राउंड नहीं है, तो मैंने अपने कुछ दोस्त जो टेक से बैकग्राउंड रखते हैं उनके साथ मैंने ये आइडिया डिस्कस किया। उन्होंने बोला कि हाँ, इस पर काम कर सकते हैं। उन्हें ये आइडिया इंटरेस्टिंग लगा। फिर हमने वहाँ पे अपना काम स्टार्ट किया। तो जी, इस आइडिया को धरातल पर लाने के लिए, एक कंपनी से स्टार्टअप में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहला क्या स्टेप आपका रहा? कैसे आपने सबसे पहले इनिशिएट किया और उसकी जानकारी आपको कैसे मिली कि सबसे पहला मेरा स्टेप ये रहना है? जी, तो जैसे मैंने बताया कि मैं सिविल सर्विस की प्रिपरेशन कर रहा था, तो उस दौरान क्या होता है कि गवर्नमेंट के स्कीम्स जो होते हैं वो हम थोड़ा पढ़ते हैं, उनके बारे में जानकारी लेते रहते हैं टाइम टू टाइम। तो मुझे ये पता था कि आज की गवर्नमेंट स्टार्टअप्स के लिए बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है, बहुत नए नए स्कीम्स ला रही है। तो इस दौरान मैंने देखा कि स्टार्टअप इंडिया के कुछ स्कीम्स हैं जिसका मैं फ़ायदा उठा सकता हूँ। जब मैं उनके पोर्टल पे, स्टार्टअप इंडिया का वेबसाइट है, पोर्टल है, उस पोर्टल पे जाते हैं और वहाँ पे जब जाके मैंने जानकारी ली कि मुझे स्टार्टअप की तरह रिकॉग्नाइज होना है, तो वहाँ पता चला कि पहले आपको एक कंपनी फॉर्म करनी होगी। तो कंपनी फॉर्म करने के लिए जब मैंने जानकारी, थोड़ा इंटरनेट की मदद ली, कुछ दोस्तों से बातचीत की, कुछ जानकार लोग थे उनसे बातचीत की, तब पता चला कि आपको एक कंपनी बनानी होती है। अब आइदर आपकी कंपनी 1 पर्सन कंपनी बनती है, या प्राइवेट लिमिटेड बनती है, या LLP बनती है, लिमिटेड लायबिलिटी बनती है। तो आपने कौन सी कंपनी बनाई और क्या सोचकर आपने वो कंपनी बनाई? जी, तो 1 पर्सन कंपनी जब मैंने बात की लोगों से, तो मुझे पता चला कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ज़्यादा बेहतर होता है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि 1 पर्सन कंपनी में हमेशा आपके सिर्फ एक ही मालिक होंगे। अच्छा। आगे चल के एक कंपनी को रन करने के लिए समय समय पे उन्हें फंड रेस करना होता है। तो जब भी अगर आप फंड रेस करना चाहेंगे तो आपको शेयर्स डिसबर्स करने होंगे, और शेयर्स डिसबर्स आप 1 पर्सन कंपनी में नहीं कर सकते हैं। लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी में क्या होता है, वो एक पार्टनरशिप फर्म होता है, उसमें डिसीजन मेकिंग में आपको पार्टनर्स को इन्वॉल्व करना होगा। तो ज़्यादातर इन्वेस्टर्स और इंक्यूबेटर्स होते हैं वो प्राइवेट लिमिटेड को ही प्रीफर करते हैं, क्योंकि वहाँ पे शेयर्स आसानी से डिसबर्स हो सकते हैं और वहाँ पे जो वर्किंग है वो ज़्यादा स्मूथ होती है। तो क्या स्टेप्स रहे थे आपके प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को फॉर्म करने के लिए? सबसे पहले आपने कैसे किया? कुछ टेक्निकलिटीज? जी, तो अगर टेक्निकलिटीज़ में जाता हूँ तो मुझे कुछ मेरे दोस्त हैं, वो CA हैं और CS हैं, तो उन्होंने गाइड किया कि आप MCA के पोर्टल पे जाइए। MCA है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के पोर्टल पे। वहाँ पे जाने के बाद वो आपको अपना नाम, जो जिस नाम के थ्रू आप कंपनी बनाना चाहते हैं, उस नाम को आपको वहाँ पे सर्च करना होता है। आपका नाम यूनिक होना चाहिए, तो तभी वो अप्रूव करते हैं MCA, और फिर आपका नाम अप्रूव होने के बाद आप कंपनी फॉर्मेशन के आगे स्टेप्स में बढ़ सकते हैं। मतलब इसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, नहीं, सारा कुछ MCA पोर्टल पे ऑनलाइन ही होता है? जी, हर कुछ ऑनलाइन ही होता है। फिर आगे आपने कैसे क्या तो किया? मैंने नाम सर्च किए, मेरा प्लेटफॉर्म का नाम, पोर्टल पे? जी, MCA के पोर्टल पे मैंने नाम सर्च किया। मेरा प्लेटफॉर्म का नाम YouEvolve है, तो ऑब्वियस है मैंने सबसे पहले YouEvolve सर्च किया, लेकिन YouEvolve के नाम से कोई और कंपनी रजिस्टर्ड थी, जिसके कारण मुझे YouEvolve नाम ग्रांट नहीं हुआ। उसके बाद मैंने बहुत सारे नाम यूज़ किए तो नहीं हो पाया। एक बीच में कंसेप्ट था, जब हम स्कूल में थे ना, तो जावा लैंग्वेज हम पढ़ते थे, तो जावा का नाम रखा गया था कि वहाँ पे ना कॉफ़ी की ट्रीज होती थी, तो वहाँ के कॉफ़ी प्लांटेशन के थ्रू, कावा के थ्रू वो नाम रखा गया था जावा। तो मैंने भी सोचा, तो मेरे घर के पास एक नदी बहती है, उलाई, छोटी सी नदी है,
अब उलाई नदी का ना मैंने सोचा कि उलाई नाम यूज़ करते हैं, क्योंकि थोड़ा छोटा नदी है, कोई यूज़ नहीं किया होगा, किसी ने यूज़ नहीं किया होगा। मैंने सर्च किया लेकिन उलाई भी नहीं मिल पाया। उलाई का सिग्निफिकेंस हिस्ट्री में ये है, महावीर जैन को कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति उलाई नदी के बगल में ही हुई थी। तो उलाई नदी की जो पुराना नाम है वो है रिजुवालिका। मैंने वो सर्च किया एंड बाय गॉड्स ग्रेस रिजुवालिका मुझे ग्रांट हुआ। तो रिजुवालिका आपने अपनी कंपनी का नाम रख लिया? जी, तो रिजुवालिका मेरे कंपनी का नाम हो गया। उसके बाद हाँ जी बताइए। जी, और सिंस टेक से था तो मैंने पूरा नाम रिजुवालिका टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड रखा। उसके आगे के क्या स्टेप्स रहे जी आपके? नाम अप्रूव होने के बाद बेसिकली हमें प्राइवेट लिमिटेड में एटलीस्ट 2 डायरेक्टर्स चूज तो करने ये होते हैं। तुरंत अप्रूव हो गया या कुछ दिन लगते हैं अप्रूव? 2 से 3 दिन लगते हैं। अप्रूवल जी, अप्रूवल आने में 2 से 3 दिन लगते हैं। ये टोटल कंपनी फॉर्मेशन का जो पीरियड है ये 1 मंथ के आसपास ये टोटल लेता है प्रोसीजर। 1 मंथ से 40 दिन का प्रोसीजर होता है। नाम अप्रूव करने के बाद चीज़ें स्मूथ हो जाती हैं। सबसे टफ जो होता है नाम अप्रूव होना होता है। उसके बाद आपको कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं। बेसिकली आपको डायरेक्टर सेलेक्ट करने होते हैं कि आपके कंपनी में डायरेक्टर्स कौन रहेंगे। मिनिमम 2 डायरेक्टर चूज करने होते हैं। तो मेरे कंपनी में मैं डायरेक्टर हूँ और मेरे पापा डायरेक्टर हैं। मैं और मेरे पापा के कुछ डॉक्यूमेंट्स लगते हैं जैसे आधार, पैन और बाकी बेसिक वेरिफिकेशन। ऑनलाइन ही अपलोड सब कुछ ऑनलाइन ही होता है। एमसीए पोर्टल जी, सब कुछ ऑनलाइन होता है। अभी गवर्नमेंट ने ये सुविधा दी है कि आपको कहीं ज़्यादा इधर उधर करना नहीं है, काउंटर से काउंटर नहीं जाना है, हर कुछ ऑनलाइन होता है। आप बस एक अच्छे सीए या सीएस की मदद ले सकते हैं ताकि वो आपको गाइड कर सकें। आप सभी पोर्टल पे डिटेल्स जमा करते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करते हैं, अपने पर्पस को बताते हैं कि ये कंपनी क्यों बन रही है। इसका रिजुवालिका टेक प्राइवेट लिमिटेड, जी, टेक्नोलॉजी ये आपने कंपनी फॉर्म कर ली जी। अब उसके आगे का क्या स्टेप रहा कि अपने आइडिया को आपको एक स्टार्टअप के फॉर्म में, एक स्टार्टअप कंपनी के फॉर्म में लाना था, तो उसके आगे के स्टेप्स आपके क्या रहे? जी, जब हमारी कंपनी बन गई तो 31 जनवरी 2024 को मेरी कंपनी पूरी तरीके से बन के आई। हमें इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट मिलता है। उसके बाद एमसीए पोर्टल से? जी, एमसीए पोर्टल से ही मिलता है। कितने दिनों बाद? ये मैंने बताया 30 से 40 दिनों का ये टोटल साइकिल होता है। तो 31 जनवरी को हमारा कंपनी रजिस्टर हो गया। उसके बाद हमने क्या किया कि स्टार्टअप इंडिया के वेबसाइट पे गए। स्टार्टअप इंडिया के वेबसाइट पे जाने के बाद हमें स्टार्टअप को अपना रिकॉग्नाइज करवाना होता है। उनके कुछ क्राइटेरियाज हैं। आपके स्टार्टअप में टेक इन्वॉल्व होना चाहिए, आपका स्टार्टअप एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता होना चाहिए, प्लस आपका स्टार्टअप जो है किसी एक मेजर इशू को रिजॉल्व कर रहा हो। इन सभी क्राइटेरिया पे हम खरे उतर रहे थे। 3 क्राइटेरिया, मेन 3। तो अगर हम बात करें एक न्यू पर्सन की जो स्टार्टअप क्रिएट कर रहा है अभी शुरू में, टेक तो वो इन्वॉल्व कर लेगा, कुछ यूनिक पर्पस को वो सोसाइटी के लिए सर्व कर लेगा, लेकिन अगर बात करें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की, तो शुरुआत में ही वो कैसे पॉसिबल हो पाएगा दिखा पाना? गवर्नमेंट ये देखती है कि आप क्या फ्यूचर में एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर पाएंगे इस प्रोजेक्ट में। करंटली आपने एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया है या नहीं वो नहीं देखती है। गवर्नमेंट ये देखती है कि इन फ्यूचर जब आपका प्रोजेक्ट ये आप लेके चलोगे तो क्या ये एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रही है या नहीं कर रही है। अगर एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं तो क्या ये सोसाइटी के लिए, इकोनॉमी के लिए हमारा फायदेमंद है या नहीं। तो ये तीनों चीजें आपने कैसे दिखाई? जी, तो वहाँ पे क्वेश्चंस होते हैं, आपको डिटेल्स फिल करने होते हैं। बेसिकली छोटे छोटे पैराग्राफ्स लिखने होते हैं कि आपका प्रोजेक्ट क्या है, आप एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट करेंगे, आप कैसे टेक इन्वॉल्व कर रहे हैं अपने सिस्टम में, आप किस मेजर इशू को रिजॉल्व कर रहे हैं। मतलब पैराग्राफ्स में आपको जस्ट लिखना होता है? जी, लिखना होता है। सिंपल सा, बहुत सिंपल क्राइटेरिया गवर्नमेंट ने बहुत ही स्मूथ क्राइटेरिया बना के रखा है। आप सिंपल अपने घर पे बैठकर खुद से एक सिस्टम के थ्रू सारे डेटा को फिल कर सकते हैं। तो ये तीनों आपने अपने एक्सपीरियंसेस से डेटा फिल किया, अपने आइडियाज को वहाँ पे फिल किया। आगे का क्या आपने प्रोसेस? जी, जब आप इन डेटा को फिल कर देते हैं तो उधर से हमारे स्टार्टअप इंडिया की तरफ से अप्रूवल आता है। कितने दिन लगते हैं, कितना समय लगता है? अराउंड 1 वीक के अंदर अप्रूवल आ जाता है। बहुत अगर ज़्यादा क्राउड ना हो, ज़्यादा ट्रैफिक ना हो, तो आप 2 से 3 दिन में भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपके पास अप्रूवल आ जाएगा, अगर सही आपके क्राइटेरियाज को फुलफिल कर रहे हैं तब। तो क्राइटेरिया फुलफिल करने के बाद अप्रूवल आता है। उसके बाद आपको DPIIT सर्टिफिकेट मिलती है। तो आपको अप्रूवल आ गया, उसके बाद के आपके क्या स्टेप फॉरवर्ड्स रहे? जी, तो अप्रूवल आने के बाद वो खुद DPIIT सर्टिफिकेट एक जनरेट हो जाता है। अब स्टार्टअप इंडिया पोर्टल से? जी, स्टार्टअप इंडिया पोर्टल से। स्टार्टअप इंडिया पोर्टल से आपको एक DPIIT सर्टिफिकेट जनरेट होता है। इसके बाद क्या है कि अब आपकी कंपनी एक DPIIT रिकॉग्नाइज स्टार्टअप बन जाती है। अब आप इंडिया में गवर्नमेंट के द्वारा जितने भी स्टार्टअप के लिए स्कीम्स हैं उन सब का फायदा उठा सकते हो। जी, फंडिंग रेज कर सकते हैं। फंडिंग रेज कर सकते हो आप गवर्नमेंट के द्वारा, आसानी से मिल जाएगी। जी, आप टैक्स एग्जेम्पशंस हैं वो ले सकते हैं। गवर्नमेंट बहुत सारे ग्रांट्स प्रोवाइड करती है, आप उनका भी फायदा उठा सकते हैं। तो ये हमारा स्टेप था और हमने इन सभी को लेते हुए अब हम अपने प्रोडक्ट डेवलपमेंट के फेज में आ जाते हैं। DPIIT रजिस्टर्ड आपकी कंपनी हो गई,
तो आपके स्टार्टअप को एक रिकॉग्निशन मिल गया। जी। आगे के आपके क्या प्लान्स थे या आगे के आपके क्या स्टेप्स थे जो आपने लिए इसके बाद? अब हमने ना एक विजन बोर्ड तैयार किया कि हमें क्या एक टारगेट अचीव करना है, क्या माइलस्टोन्स अचीव करने हैं। तो सबसे पहले हमारा टारगेट था कि हमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट में अब करना है। पैरेलली मैं इसके रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी कर रहा था। रिसर्च एंड डेवलपमेंट किस तरीके से आपने किया और कौन कौन से एरियाज आपने चुने? जी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए सबसे पहले हमने सिंस हमारा मेजर सर्विसेज जो है हमने स्टूडेंट्स को फोकस में रख के बनाया है। तो हमारा क्योंकि पेन पॉइंट वहीं से शुरू हुआ था। जी, स्टूडेंट्स से ही शुरू हुआ जी था। बिल्कुल। तो हमने मैक्सिमम सर्विसेज को अपने स्टूडेंट्स को लेके बनाया है। यंगस्टर्स, टीनेजर्स, यंग एडल्ट्स, एडोलेसेंट्स, इनको हमने फोकस में रखा है। टारगेट ऑडियंस। जी, टारगेट ऑडियंस। और टायर 2 टायर 3 सिटीज को हमने मेजर एरिया रखा है जहाँ पे हम अपने सर्विस को कैटर कर रहे हैं, क्योंकि टायर 2 टायर 3 सिटीज आज हमारा इंडिया का मेजॉरिटी पॉपुलेशन यहीं पे है। ठीक है, जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ है वो टायर 2 टायर 3 सिटीज से ही आती है। प्लस अभी जो टायर 2 टायर 3 सिटीज में स्टूडेंट जो इश्यूज फेस कर रहे हैं वो है लैक ऑफ एक्सपोजर, लैक ऑफ रिसोर्सेज, लैक ऑफ प्लेटफॉर्म। ठीक है, इन सभी चीज़ों को रिजॉल्व करने के लिए हमने इन्हीं एरिया को चूज़ किया अपने R&D के लिए। हम स्कूल्स में गए, कुछ प्राइवेट स्कूल्स में गए, कुछ गवर्नमेंट स्कूल्स में गए, कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को चूज़ किया। हम कोटा गए, कोटा में क्योंकि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, आए दिन हमें कुछ केसेस देखने को मिलते हैं कि वहाँ पे बहुत सारे सुसाइडल टेंडेंसीज। तो आपको क्या लगता है कि टायर 1 सिटीज के जो बच्चे हैं या जो एडल्ट्स हैं वो मेंटली हेल्दी रहते हैं? नहीं, टायर 1 सिटीज़ के बच्चे के मेंटली हेल्दी नहीं होते हैं उतने, सभी का कंडीशन वही है। लेकिन क्या है ना, टायर 1 सिटीज़ में अवेयरनेस ज़्यादा है। वहाँ के गार्जियन अपने बच्चों को काउंसलर्स के पास, थेरेपिस्ट के पास ले जाते हैं, वो खुद भी जा सकते हैं, उनके पास एक प्लेटफॉर्म है। आप ही बताएंगे कि टायर 3 सिटीज़ में आप खोजेंगे तो आपको जल्दी काउंसलर्स नहीं मिलेंगे। लेकिन टायर 2 और टायर 3 सिटीज में पॉपुलेशन ज्यादा होने के बावजूद भी अवेयरनेस नहीं है। जी बिल्कुल। तो यहाँ पे मेजर गैप एग्जिस्टेंट आपको दिखा। बिल्कुल, यहाँ पे अवेयरनेस नहीं है, यहाँ पे रिसोर्सेज नहीं है आपके पास। अगर आपको किसी काउंसलर के पास जाना है तो जल्दी आपके पास काउंसलर सर्विसेज नहीं है। इसलिए मैंने इस गैप को फिल करने के लिए इसी एरिया को चूज़ किया। तो आपने रिसर्च के लिए कौन कौन से एरियाज चूज किया अपार्ट फ्रॉम कोटा? कौन कौन से सिटी या प्लेसेस थे? जी, तो मैंने अपने लोकल एरिया को चूज़ किया। मैंने झारखंड में अप्रोच किया, कुछ नियर बाय बंगाल के स्कूल्स को अप्रोच किया और कुछ बिहार के स्कूल्स को अप्रोच किया। गवर्नमेंट एंड प्राइवेट, गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट, क्योंकि जब मुझे कैटर करना है स्टूडेंट्स को तो मैं ये नहीं देखूंगा कि मैं सिर्फ प्राइवेट स्कूल्स को कैटर करूंगा। मैं गवर्नमेंट स्कूल, प्राइवेट स्कूल्स, कोचिंग इंस्टीट्यूशंस सभी को कैटर करके चल रहा हूं। बच्चे तो बच्चे होते हैं। जी, तो मैंने तो स्पेसिफिक कोई एज ग्रुप भी आपने चुन रखा था कि एडोलेसेंस होना चाहिए या फिर छोटे बच्चे भी? मैंने कैटर किया है 13 to 25 ईयर्स को। जो मेरे टारगेट एज को मैं टारगेट कर रहा हूँ वो है 13 to 25 ईयर्स ऑफ एज, क्योंकि 13 साल के बाद क्या होता है ना, हमने इसे ड्यूरिंग R&D हमने हमारे दिमाग में एक आइडिया आया तो हमने इसे बोला है एज ऑफ एक्सप्लोरेशन। ठीक है, क्योंकि ये जो एज होती है 13 के बाद, यहाँ पे हम प्यूबर्टी हिट करते हैं। बहुत सारे मेंटल हेल्थ चेंजेस आते हैं, इमोशनल हेल्थ चेंजेस आते हैं, फिजिकली हम बहुत सारे चेंजेस को थ्रू जा रहे होते हैं। उसके बाद क्या होता है 25 साल तक क्या होता है ना कि हमें पढ़ाई होता है, कैरियर काउंसलिंग होती है, हम नए नए ऑफिस जाना शुरू करते हैं। ठीक है, जॉब्स के प्रिपरेशन होते हैं, अचानक से फैमिली डायनामिक्स पूरी तरीके से चेंज हो जाती है। जो पापा आपको डिसीजन बता रहे होते हैं, पापा आपसे सजेशन लेने लग जाते हैं। तो इन सभी चेंजेस को ध्यान में रखते हुए हमने बोला कि हम इसी एज को सबसे पहले टारगेट करेंगे, 13 to 25 ईयर्स ऑफ एज। मतलब स्पेसिफिक टारगेट ये है, लेकिन उसके अलावा क्या आपके 30, 35, 40 ग्रुप्स भी हैं? मतलब कहाँ तक हैं? जी, हमारे प्लेटफॉर्म को कोई भी यूज़ कर सकता है, बिलो 13 भी यूज़ कर सकता है, आफ्टर 25 भी यूज़ कर सकते हैं। ये जो आप सर्विसेज अभी आप हमारे प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं, ये फेज़ 1 है। इन द कमिंग फेजेस हम इसमें बहुत सारे चीज़ों को जोड़ने वाले हैं, जिसमें हर एज ग्रुप इंक्लूड हो जाएगा। प्लस मैटरनिटी रिलीफ भी हम जोड़ने वाले हैं, जहाँ पे कि एक माँ फ्रॉम द टाइम ऑफ कंसीविंग, ठीक है, वो चाइल्ड बर्थ तक उन्हें हर सपोर्ट हम प्रोवाइड करेंगे, अवेयरनेस प्रोवाइड करेंगे, जो कि आज के समय बहुत ज़रूरी है। आगे चल के जब चाइल्ड बर्थ के बाद है तो पेरेंटिंग को लेके भी हम चीज़ों को जोड़ने वाले हैं इसमें। फिर हम जब बोल रहे हैं कि डिजिटल फ्रेंड, जब मैंने आपको बोला एक डिजिटल फ्रेंड, तो ये आज डिजिटली आपके पास है, लेकिन मैं ये आज आपके इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से बताना चाहूँगा कि आने वाले 2 से 3 साल में ये हमारा डिजिटल फ्रेंड डिजिटल ही होगा, लेकिन फिजिकली आपके साथ अवेलेबल रहेगा। ये कैसे होगा ये तो मैं अभी नहीं बताऊँगा, लेकिन इस बात को आप ऑन रिकॉर्ड रख सकते हैं कि ये फिजिकली आपके साथ रहेगा। शुभनीत जी, किसी भी स्टार्टअप को खड़े करने का एक प्रोसीजर होता है जो गवर्नमेंट ने काफ़ी आसान कर रखा है,
लेकिन शुरुआत में पैसों की ज़रूरत होती है, फंड्स तो आपको मिले नहीं होते हैं, तो उन पैसों को आपने कैसे अरेंज किया टीम हायर करने के लिए, चीज़ों को अरेंज करने के लिए? जी, तो पैसों के लिए क्या होता है कि पैसे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, मनी मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे फंड्स अरेंज किए आपने, कैसे मैनेज किया? तो मैं लकी था कि मैं जब प्रिपरेशन कर रहा था सिविल सर्विसेज की, तो मैं कुछ क्लासेस भी लेता था, कोचिंग्स में, ट्यूशन्स में, तो वहाँ से मेरे पास कुछ रिसोर्सेज जमा थे। अपनी ही सेविंग्स और रिसोर्सेस को आपने इसमें सारा का सारा लगा दिया। कुछ लगाया, कुछ फैमिली से सपोर्ट मिली मुझे। फिलहाल में आपके पास कितनी सोर्सेज हैं, रिसोर्सेज हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, जो आपके माध्यम से एक इनकम जनरेट कर पा रहे हैं? जी, तो अभी हमारी टोटल टीम ऑफ 60 है। मेरे कंपनी में टोटल 60। रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल उनके साथ किस तरीके से हो पा जी, रहा है? कुछ लोग हैं जो मेरे साथ टोटली सैलरी बेस्ड हैं, उन्हें मैं सैलरी पे करता हूँ। कुछ लोग हैं जिन्हें के साथ मैं कुछ प्रॉफिट शेयरिंग बेसिस पे हूँ, कुछ हैं जिनके साथ मैं एक परसेंटेज ऑफ शेयरिंग के ऊपर हूँ। तो ऐसे ही हमारा रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल अभी। नेक्स्ट वे फॉरवर्ड विजन अगर आप शेयर करना चाहें हमारे साथ। जी, तो मेरी अभी जो विज़न है वो है कमिंग 1 से 2 साल में एटलीस्ट मुझे 700 इवोल्यूशन सेंटर्स इंडिया में इस्टेब्लिश करने हैं। ये इवोल्यूशन सेंटर एक ऐसा फिजिकल सेंटर होगा जहाँ पे आप कभी भी जाके अपनी मदद ले सकते हो, किसी भी तरीके की मदद ले सकते हो, अलग अलग एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो सकते हो, आपके अपने स्किल और टैलेंट को आप वहाँ पे टार्निश कर सकते हो, वहाँ पे आप एक बेहतर इंसान बेसिकली आप इवॉल्व हो सकते हो। नए युवाओं के लिए आप कोई संदेश अंत में देना चाहेंगे जो एक आइडिया उनके माइंड में है लेकिन उसको धरातल पर नहीं ला पा रहे हैं? जी, आप उसके लिए काम करें, आप अपने आइडियाज़ को एक्सप्लोर करें, रिसर्च करें। आज इंटरनेट है, आपके आसपास बहुत लोग हैं जो आपकी मदद करना चाहते हैं। आप उनसे बातें करें, आप बाहर निकलें, चीज़ों को देखें, गैप्स को पहचानें और अपने आइडियाज़ को लेकर काम करें। क्योंकि प्रोक्रेस्टिनेशन करना, सोचते रहना कि मैं करूँगा, ये नहीं हो पाएगा। आपको उसके लिए उतरना ही पड़ेगा और सपोर्ट आपको गवर्नमेंट कर रही है, सभी कुछ सपोर्ट कर रही है। शुभनीत जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए और आपने हमारे दर्शकों को इतनी विशेष जानकारियां दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसे ही किसी नए व्यक्तित्व के साथ। तब तक के लिए हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार।